प्यारे विद्यार्थियों, शुभाशीष। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य संविदा, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। हम पिछले व्याख्यानों में बीए पार्ट 3 के पाठ्यक्रम के अनुसार राजनीति विज्ञान विषय में प्लेटो के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम प्लेटो से संबंधित जो अंतिम व्याख्यान है, प्लेटो का योगदान क्या रहा, प्लेटो राजनीति के किस प्रकार प्रथम हस्ताक्षरों में माने जाते हैं, क्या क्या इनके द्वारा इस राजनीतिक विचारधारा में योगदान दिया या उनके क्या क्या सिद्धांत थे। हालांकि ये सारे कंसेप्ट हमने पहले व्याख्यान में ले लिए हैं, लेकिन जब योगदान की बात आती है तो उसमें मूल रूप से जो भी प्रमुख बिंदु या अवधारणा दी गई हैं, उनसे मिलकर के एक आदर्श राज्य की स्थापना होती है। और योगदान की दृष्टि से देखते हैं तो हम आदर्श राज्य वाला जो बिंदु है उसकी स्थापना करने, भले ही उसको हम यूटोपियन या काल्पनिक मानते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन का जब संदर्भ होता है तो उसमें ये सारी चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं। प्लेटो मूल रूप से प्राचीन ग्रीस के वे दार्शनिक थे जिनके बारे में अनुमान है कि 428 ईसा पूर्व से 347 ईसा के बीच रहे थे। ये इनका कालक्रम माना जाता है, 428 ईसा पूर्व से 347 ईसा के बीच। उन्हें पश्चिमी दर्शन में सबसे बड़ा दार्शनिक माना जाता है। धार्मिक प्रथाओं पर भी उनकी सोच का अत्यंत प्रभाव पड़ा था। वह उस समय की शिक्षा के सबसे बड़े अकादमी स्थापित करने वाले थे। कई बार ये प्रश्न लघुत्तरात्मक में आता है कि प्लेटो द्वारा स्थापित एक संस्था थी, उसका नाम क्या है? यह एक अध्ययन का केंद्र बिंदु था, तो उसके लिए हमें अकादमी शब्द है उसका प्रयोग करना होगा उत्तर की दृष्टि से। तो एक एकेडमी बनाई थी प्लेटो ने। तो प्राचीन पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के इतिहास में हम जब देखते हैं तो इस एकेडमी को प्रथम दृष्टया प्लेटो के द्वारा ही स्थापित किया गया था। ये शिक्षा का मूलभूत केंद्र बिंदु था। द्वंदात्मक मानव जाति या ज्ञान हेतु अच्छे पंडित या विद्वान माने जाते हैं प्लेटो। प्लेटो सुकरात के छात्र थे और अरस्तु के एक शिक्षक थे। ये भी ध्यान रखना होगा कि सुकरात प्लेटो के गुरु थे और अरस्तु के गुरु प्लेटो हुए थे। उन्होंने नाटकीय संवादों के रूप में अपने विचारों को व्यक्त किया था। अपने कार्यों के माध्यम से प्लेटो ने सुकरात के विवरणों को स्पष्ट करने में कामयाब रहे। इसे संसार के समक्ष
उनकी आदर्शवादिता और द्वैतवादी स्थिति भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तत्कालीन समय की राजनीतिक कानूनी संरचनाओं पर भी अपना ध्यान आकृष्ट किया था। अब हम देखते हैं बिंदुओं के माध्यम से कि दर्शन में योगदान का क्या दृष्टिकोण रहा। तो पहला बिंदु है संवाद और बोली। तकरीबन 35 संवादों की रचना की, अर्थात 35 पुस्तकों का रचनाओं का इनके द्वारा प्रणयन किया गया या इनके द्वारा परिणीत है। विचारों का सिद्धांत है। ज्ञान की विधि पूर्वक खोज किस तरह की गई, इससे संबंधित भी इनके विचार रहे हैं। आदर्श राज्य की अवधारणा, कंसेप्ट्स ऑफ आइडियल स्टेट्स, ये प्रमुख रूप से माना जाता है। इनके विचार बिंदु का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य कि आइडियल स्टेट्स को हमें किस तरह से स्थापित करना है। फिर है कलाओं के खिलाफ आलोचना। अगला है साम्यवाद की स्थापना। फिर है न्याय की अवधारणा, शिक्षा का सिद्धांत। देखिए, 3 कंसेप्ट इनके प्रमुख रूप से हैं, हम पहले भी बता चुके हैं। न्याय की अवधारणा, शिक्षा की अवधारणा और साम्यवाद की अवधारणा। जस्टिस, एजुकेशन थ्योरी एवं कम्युनिज्म थ्योरी, तीनों भागों का सिद्धांत। आवेगशीलता, तर्कसंगतता, जुनून, ये 3 तत्व आत्मा के संकाय थे। प्लेटो का मानना था कि आत्मा एक उच्च आयाम से आई है, जहाँ वह सत्य के समर्थन में रही होगी। कुछ बिंदु पर आत्मा ने कम सुखों के लिए आत्मसमर्पण कर दिया और परिणामतः ज्ञात दुनिया में खुद को कम करने हेतु मजबूर किया गया, शरीर के भीतर कैद किया गया। प्लेटो का दर्शन विचार है शुरू से ही पाइथागोरस दर्शन से प्रभावित था। आत्मा की न कि शरीर आत्मा न कि शरीर होने का सच्चा सार था, शरीर तो सत्य की खोज में बाधक था। प्लेटो ने 10वें बिंदु में बताया है कि पश्चिमी दर्शन व राजनीतिक विज्ञान की नींव रखी थी। यूरोप में ध्वनियों के वर्गीकरण का श्रेय प्लेटो को ही जाता है। बारकर इस संदर्भ में कहते हैं, रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यानी रिपब्लिक के बारे में बारकर ने ये कथन दिया है। इस शिक्षा के क्षेत्र में रिपब्लिक एक श्रेष्ठ ही नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है विश्वव्यापी पैमाने पर। फिर है निगमनात्मक पद्धति। सामान्य सिद्धांत के आधार पर विशेष के संबंध में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। फिर है विश्लेषणात्मक पद्धति। इसमें बिंदुओं का विश्लेषण करके उनके गहराई में, उनके तथ्यपरक बिंदुओं पर जाकर के उनका अच्छी तरह से समझ के ज्ञान लेना, उसके भविष्य, उसके अच्छे और बुरे के बारे में पूरी तरह से विश्लेषण करना। फिर है सादृश्य विधि, एनालॉजी मेथड।
यानी देखने में समानता हो, किसी भी प्रकार का विभेद न हो, स्त्री और पुरुषों के समान भाव रखने के लिए संदर्भ में। फिर है शिक्षा द्वारा सद्गुण विकास। शिक्षा के माध्यम से ही सद्गुणों का डेवलपमेंट किया जा सकता है, जिसमें सत्य और शिव, सत्य का यहाँ तात्पर्य अच्छाई से है, शिव का यहाँ सौंदर्य से, सुंदरता से है। कल्याण से है, शिव का यहाँ भावार्थ कल्याण से है। तो ये चीज़ें इसमें मूल रूप से ध्यान रखने वाली हैं। फिर है राज्य को सुदृढ़ बनाना। ये इनका योगदान की दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बिंदु है। नागरिकता की शिक्षा, संतुलित व्यक्तित्व विकास, विभिन्न सामाजिक वर्गों को सक्षम बनाना, स्वस्थ शरीर व स्वस्थ राज्य का निर्माण, जिसमें शिक्षा के संदर्भ में है शैशवावस्था, नर्सरी शिक्षा, प्रारंभिक विद्यालय की, माध्यमिक शिक्षा, व्यायाम जिसमें जिम्नास्टिक आता है, उच्च शिक्षा, फिर है उच्चतम शिक्षा। ये 6 वर्ष की अवस्था से लेकर के और 50 वर्ष तक तकरीबन शिक्षा का उनका ये ड्राफ्ट है। रिपब्लिक का जो उपनाम है, या न्याय को हम दूसरे शब्दों में भी हम कहते हैं, तो रिपब्लिक में दिया है कंसर्निंग जस्टिस, यानी न्याय से संबद्ध, कंसर्निंग जस्टिस। फिर है संपत्ति और पत्नियों का साम्यवाद, आदर्श राज्य के मूलभूत सिद्धांत, जिसमें न्याय है, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, विशेष कार्य सिद्धांत है, शिक्षा है, नागरिकों के 3 वर्ग, शासक, सैनिक और उत्पादक, दार्शनिक राजा का शासन, साम्यवाद, नर नारियों का समान अधिकार, राज्य का लक्ष्य विशुद्ध आध्यात्मिक व नैतिकता को स्थापित करना। तो ये एक योगदान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, सामग्री है एक नोट्स के रूप में। तो इसको आप और अच्छी तरह से बार बार पढ़ के, सुन के समझ सकते हैं। तो योगदान से संबंधित प्रश्न आना स्वाभाविक आता ही है, चाहे वह प्लेटो का योगदान आए, चाहे अरस्तू का आए। तो हमें इन दोनों के योगदान के बारे में, कंट्रीब्यूशन के बारे में अपनी स्मृति में रखना होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम अरस्तू के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।